जय हिंद साथियों, लक्ष्य द विजन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अग्निवीर सीरीज। अग्निवीर नाम से ही एक तरह से रोमांच पैदा हो जा रहा है, ऐसा मतलब नाम रखा गया है। पहले इसी का नाम आर्मी हुआ करता था, अभी भी आर्मी तो है ही है एक, जो पूरी की पूरी टीम है। लेकिन अग्निवीर सीरीज आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और अग्निवीर सीरीज आप सभी को पता है कि अग्निवीर अब सिर्फ 4 सालों के लिए रखा गया है। लेकिन अब 4 साल न देखते हुए केवल देश प्रेम, देशभक्ति का जज्बा लिए युवक इसके लिए लाइन लगाए हैं इसमें शामिल होने के लिए। उन युवाओं के जज्बे को देखते हुए, देशभक्ति को देखते हुए सबसे पहले उनके जज्बे को सलाम करता हूं और उसके साथ एक सीरीज प्रारंभ किया जाता है। और प्रत्येक दिन ऐसे ही 10 से 20 क्वेश्चन प्रत्येक दिन दिया जाएगा, जो अग्निवीर भर्ती के लिए कहीं न कहीं बेहतर साबित होगा। और अग्निवीर में जिस स्तर से क्वेश्चन आते हैं, जिस स्टेप के क्वेश्चन आते हैं, उसी के अनुसार क्वेश्चन रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ऑप्शन है बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। ये लगभग लोगों को पता होगा, लेकिन अगर जिसको नहीं पता है वो ध्यान देंगे। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को शाम का तारा कहते हैं। शुक्र को क्या कहते हैं? शाम का तारा कहते हैं। शुक्र का अन्य नाम भी है, अन्य उपनाम से भी जाना जाता है। शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है। शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का भागनी ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भागनी ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। साथ ही साथ हम देखेंगे शुक्र ऐसा ग्रह है जिसके कोई उपग्रह नहीं है। कोई उपग्रह नहीं है। इसमें से 2 ऐसे ग्रह हैं इस ऑप्शन से जिसके कोई उपग्रह नहीं है। कौन कौन है? तो शुक्र है और बुध है। शुक्र और बुध के कोई उपग्रह नहीं है। साथ ही साथ दोनों ताप की वजह से भी जाने जाते हैं। बुध का टेम्परेचर जो होता है वो दैनिक तापांतर वाला होता है। दैनिक यानी पूरे ग्रहों में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला ग्रह है। साथ ही साथ बुध पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। साथ ही साथ बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह भी है। अब ध्यान देते हैं हम लोग मंगल पे। जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह को सबसे पहले, यानी कि इससे मंगल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पहले किया जाता था। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ऐसा ग्रह है कि मंगल के जो उपग्रह है, पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, वो है डीमोस। कौन सा है? वो है डीमोस। सबसे छोटा उपग्रह है वो है डीमोस। ध्यान दीजिएगा आप लोग, मंगल को काहे लिए जाना जा रहा है? तो इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। काफ़ी प्रसिद्ध इससे क्वेश्चन है, खासकर आर्मी के लिए, एसएससी जीडी के लिए, यूपीपी के लिए। तो देखते हैं। और इसका सबसे छोटा उपग्रह है, पूरे जो सौर मंडल का भी सबसे छोटा उपग्रह है, वो कौन सा है? तो डीमोस है। कौन सा है? डीमोस है। अब ध्यान देंगे हम लोग बृहस्पति ग्रह पे।
बृहस्पति ग्रह पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। साथ ही साथ बृहस्पति ग्रह का ही एक उपग्रह है गैनीमीड। ये पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सबसे छोटा उपग्रह डीमोस और सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड। तो बुध से हमको क्या जानना है? तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला ग्रह, और साथ ही साथ इसके कोई उपग्रह नहीं। मंगल से हमको क्या जानना है? मंगल ग्रह क्या है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल के एक उपग्रह है डीमोस, पूरे सौर मंडल का एक सबसे छोटा उपग्रह है। साथ ही साथ अब शुक्र के बारे में जानेंगे। शुक्र वार्षिक तापांतर वाला सर्वाधिक, यानी पूरे सौर मंडल में सबसे वार्षिक तापांतर वाला ग्रह जाना जाता है। शुक्र ऐसा ग्रह है जिसके वायुमंडल में वर्ष भर प्रेशर कुकर की अवस्था पाई जाती है, यानी उसके वायुमंडल में ही चावल पक सकता है। ये शुक्र है। शुक्र को, इस क्वेश्चन का आंसर ही शुक्र होगा। और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है। साथ ही साथ शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी की भागनी ग्रह भी कहा जाता है। तो ये रहा पहले क्वेश्चन से संबंधित। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। तो इसमें देखिएगा आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमको देखना क्या है? तो ऑप्शन है अक्षांश रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसमें हमें ग्रीनविच से 180 मध्याह्न काल्पनिक रेखा जानना है। तो इसमें सीधे सीधे न ही अक्षांश रेखा होगा, न ही मकर रेखा होगा, न ही कर्क रेखा होगा। एक ही बच रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ही हो जाएगा। अब आते हैं, थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं अक्षांश रेखा क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मानते हैं एक ग्लोब है, एक ग्लोब है। अब इस ग्लोब पे एक उत्तर दिशा बोला जाता है या उत्तरी ध्रुव बोला जाता है, इसे दक्षिण दिशा या दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है। इसे हम बोलते हैं पूर्व, ऐसे बोलते हैं पश्चिम। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच पूर्व से पश्चिम के तरफ या पश्चिम से पूर्व की तरफ जो रेखा खींची जाती है उसी को अक्षांश रेखा कहते हैं। जो रेखा खींची जाती है उसी को 0 अंश अक्षांश रेखा खींची जाती है कहते हैं। और इसी से अब समानांतर लेकर, चाहे उत्तर की तरफ चाहे दक्षिण की तरफ, पूर्व से पश्चिम के तरफ जितनी रेखाएं खींची जाएगी वो रेखाएं कहलाती है अक्षांश रेखा। वो रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा, अब मकर रेखा पूछ रहा है। मकर रेखा किसे कहते हैं? तो फिर हम वही, यानी कि एक वृत्ति बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब मकर रेखा किसे कहेंगे, कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो फिर वही उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अभी आपको बताया गया है कि बीचों बीच से जो रेखा खींची जाती है उसे 0 अंश अक्षांश रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, सीधे ये 0 अंश अक्षांश रेखा से, 0 अंश अक्षांश रेखा से जब हम
23.5 डिग्री, कितना 23.5 डिग्री हम जब उत्तर के तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ जब रेखा खींचते हैं तो उसी को कहते हैं कर्क रेखा। उसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। ठीक इतने ही 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ठीक इतना ही, यानी कि 23.5 डिग्री ही दक्षिण के तरफ जो रेखा पूर्व से पश्चिम खींची जाती है उसे हम कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। ठीक, अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो उत्तर, पूर्व, दक्षिण, अब यहाँ इस वृत्त के लिए ये क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा, लेकिन इस वृत्त के लिए क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा। तो यहाँ अब देखना है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। सबको पता है कि पश्चिम और पूर्व की बीचों बीच उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाती हुई जो रेखा खींची जाती है उसे 0 अंश अक्षांश रेखा कहते हैं, 0 अंश देशांतर रेखा कहते हैं या काल्पनिक देशांतर रेखा कहते हैं। 0 अंश देशांतर रेखा या काल्पनिक देशांतर रेखा कहते हैं, जबकि वास्तविक देशांतर रेखा इससे 23.5 डिग्री, यानी काल्पनिक देशांतर रेखा से 23.5 डिग्री पूर्व के तरफ एक पॉइंट बनाते हैं और यहाँ से दक्षिण की तरफ जो रेखा खींची जाएगी उसी को वास्तविक देशांतर रेखा कहते हैं। लेकिन यहाँ हमको जानना क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश, ये जो है 0 अंश देशांतर रेखा है। क्या है? 0 अंश देशांतर रेखा। तो ठीक इसके पीछे, इसके विपरीत अवस्था में क्या मिल जाएगा? 180 अंश देशांतर रेखा मिल जाएगा, जिसे मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहते हैं। 0 अंश को प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, क्यों इसके पीछे 180 अंश है? तो कुल देशांतर रेखा होता है कितने का? 360 अंश का। कितने अंश का होता है? 360 अंश का होता है। और 360 अंश में हमें एक तरफ सिर्फ 180 अंश ही दिखता है। कितना दिखता है? तो 180 अंश। तो 180 अंश में जो दिखता है उसमें हमें पूर्व के तरफ 90 डिग्री दिखता है और पश्चिम के तरफ 90 डिग्री दिखता है और पीछे 180 डिग्री उस ग्लोब में छिपा रहता है। ठीक है, तो यहाँ से कैसे इसको 90 मान लेते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, कुल 360 अंश बराबर लगभग होता है 24 घंटा। पूरा 24 घंटा नहीं होता है, लेकिन लगभग 24 घंटा होता है। अब 360 में 24 का क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। तो कितना आएगा? सीधे सीधे जब 24 का भाग देते हैं तो कितना आएगा? 15 आएगा। कितना आएगा? 15 आएगा। यानी कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना निकल के आ गया? 15 डिग्री निकल के आ गया। तो 15 डिग्री निकल के आया तो ऐसे देशांतर रेखा, दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई जो रेखा खींची जाती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। ये 0 अंश हो गया। यहाँ से इधर बढ़ते हैं तो ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ से इधर बढ़ते हैं तो ये 90 डिग्री हो गया।
और जब यहाँ से मान लेते हैं यहाँ 0 डिग्री है, तो यहाँ से जब बढ़ेंगे तो यहाँ कितने डिग्री होगा, 15 डिग्री। 15 डिग्री के बाद 30, 30 के बाद 45, 60, 75, 90। अब पीछे बढ़ेंगे तो 90 के बाद क्या होगा, तो 105। 105 के बाद से क्या होगा, तो सीधे सीधे 120। 120 के बाद से 135। 135 के बाद से क्या होगा, तो 150। 150 के बाद से क्या होगा, 165। 165 के बाद 180। यही हम जानने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि मध्याह्न काल्पनिक रेखा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। अगले क्वेश्चन पे यानी तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। आसान सा है, बहुत ही आसान है। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन है, तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो BN राव थे वो संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे। सच्चिदानंद जो सिन्हा थे वो अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, यानी संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। BN राव क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, अस्थाई अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा को पहली बैठक यानी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसी दिन इन्हें अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। कैसे, तो सर्वसम्मत से, वरिष्ठता के आधार पे बनाया गया था इनको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर 11 दिसंबर 1946 को, यहाँ अब वरिष्ठता नहीं देखा गया, सिर्फ देखा गया तो क्या, सर्वसम्मत से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, 7 थे। बाद में एक लोग की मृत्यु होती है तो एक लोग और अंदर आते हैं उस समिति के अंदर, और एक लोग त्याग पत्र दे देते हैं तो एक और शामिल हो जाते हैं, यानी 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। संविधान के फर्स्ट भाग में क्या है, तो संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। इसमें किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक में है, तो अनुच्छेद 1 से लेकर और अनुच्छेद 4 तक में वर्णित है। भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में ही क्या है, नागरिकता है। नागरिकता किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक में, तो अनुच्छेद 5 से यानी 4 से ऊपर आगे आते हैं तो 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता का वर्णन है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद, अब 11 से आगे बढ़ते हैं यानी 12 से लेकर 35 तक में। भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में नीति निदेशक तत्व है। इसका अनुच्छेद तो 35 से आगे बढ़ते हैं यानी 36 से लेकर 51 तक में वर्णित है।
तो यानी कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो नागरिकता किस भाग में उल्लेख है? तो भाग 2 में उल्लेख है। ठीक, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य का झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, 1 नवंबर को सबसे पहले, यानी 1 नवंबर 2000 को, उसके पहले 25 राज्य थे, लेकिन 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य बनाया गया। 26वां राज्य बनाया गया। 26वां राज्य किसे बनाया गया? तो याद रखिएगा हमेशा आप लोग, छत्तीसगढ़ को बनाया गया। छत्तीसगढ़ को बनाया गया। छत्तीसगढ़ नाम क्यों पड़ा है? तो 36, जब इसकी गठन हुआ, गठन से पहले जब ये अस्तित्व में आया तो 36 गढ़ों को आपस में मिला के छत्तीसगढ़ बनाया गया। छत्तीसगढ़ को एक तरह से उपनाम दिया गया महतारी। क्या नाम दिया गया? महतारी नाम दिया गया। ठीक है, जैसे हम लोग भारत माता बोलते हैं, वहाँ छत्तीसगढ़ को वो लोग महतारी बोलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं 9 नवंबर को 2000 को, यानी 27वां राज्य बना। भारत का 27वां राज्य का गठन किया गया। 27वां राज्य कौन बना? तो उत्तर प्रदेश से। ये जो छत्तीसगढ़ बना है कहाँ से अलग हुआ? मध्य प्रदेश से। जो 9 नवंबर 2000 को 27वां राज्य बना, वो उत्तराखंड बना। कौन सा राज्य बना? उत्तराखंड बना। उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? तो किससे अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश, जो अभी भी भारत का एक तरह से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है, उसी से अलग हुआ था। कौन सा? तो उत्तराखंड। और वो चौथा राज्य बना 27वां। कब अलग हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। अब आते हैं, लास्ट ऑप्शन बच गया और झारखंड राज्य का गठन पूछ रहा है। तो यानी कि क्या हो जाएगा? 15 नवंबर को ही झारखंड राज्य का, यानी ये 28वें राज्य के रूप में इनका गठन हुआ था। 28वें राज्य के रूप में झारखंड का गठन हुआ था। झारखंड छोटा नागपुर पठार के एक तरह गोद में समाया हुआ है, इसलिए इसे छोटा नागपुर का प्रदेश भी छोटा नागपुर प्रदेश भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? छोटा नागपुर प्रदेश। प्रदेश बोला जाता है। साथ ही साथ इसका एक अन्य नाम बोला जाता है, जो आप लोग सुनेंगे तो शायद हंसेंगे। हाँ, उसका नाम है, दूसरा एक उपनाम बोला जाता है। क्या? कुक्कुर। क्या नाम बोला गया है? कुक्कुर नाम बोला गया है। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा, यानी कि इस प्रश्न के अनुसार, यानी झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ये झारखंड राज्य ऐसा है कि प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है। अब भरा पड़ा रहने का कारण क्या है? तो छोटा नागपुर का पठार। अब आते हैं इन तीनों के राजधानी के बारे में। तो छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और झारखंड की राजधानी रांची। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब आते हैं 6वें क्वेश्चन पे। 6वां क्वेश्चन है, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू नृत्य असम राज्य का लोक नृत्य है। किस राज्य का है? असम राज्य का लोक नृत्य है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन हम लोग का सातवां क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व
जल दिवस मनाया जाता है। 5 जून एकदम प्रसिद्ध है, आप लोग जानते हैं, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 14 सितंबर तो और प्रसिद्ध है भारतीयों के लिए, क्या है, तो हिंदी दिवस है। इसकी शुरुआत कब से होती है, तो 14 सितंबर 1949 से स्टार्ट होती है। अब बचा ऑप्शन क्या, डी। और क्या है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, यानी 22 अप्रैल को ही मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, जर्मनी की मुद्रा कौन सी है। जर्मनी की मुद्रा सबको पता है डॉलर कहाँ का है, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। जो येन है, येन ये कहाँ का है, तो जापान का है। ठीक है। रुपया भी सभी को पता है। जो यूरो है ये 20 यूरोपीय कंट्री का मुद्रा है, तो इसीलिए इसे यूरोजन भी कहा जाता है। यूरोजन भी कहा जाता है, यानी जर्मनी की मुद्रा कौन सी हो गई, यूरो हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो कमायनी है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। जो यामा है वो महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। जो चिदम्बरा है वो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा गया है। अब बचा कौन सा, डी ऑप्शन, यानी कि डी ही सही हो जाएगा, यानी सेवा सदन। किसका, तो मुंशी प्रेमचंद्र का। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई। राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला ऑप्शन है ए, यानी 1881। ये 1881 को क्या होता है, 10 की जनगणना स्टार्ट होता है। 10 की जनगणना किसके समय में, तो लॉर्ड रिपन के समय में। किसके समय में स्टार्ट हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय में। अभी 2011 जो है आज के पहले का अंतिम जनगणना है, इसलिए कि 2021 में होने वाला था लेकिन कोरोना की वजह से टल गया और नहीं हो पाया। तो आज के अंतिम, अगर पूछता है आज के पहले का कि अंतिम जनगणना कौन हुआ था, तो 2011 हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन के अनुसार, यानी राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई थी, तो 1872 में स्टार्ट हुई थी। 1872 में वायसराय थे लॉर्ड मेयो। कौन थे, लॉर्ड मेयो। इन्हीं के समय में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि भारत में जनगणना किसने प्रारंभ किया था, या जनगणना के जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मेयो कहा जाता है। लेकिन 10 की जनगणना, यानी 10 हर एक 10 वर्ष पे जनगणना कराने का, उसका जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हो गया, आज की सीरीज खत्म हो गई। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को यह वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए।